वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मशीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान क़मर ज़मान तायरा की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। मुलाकात में वजारत उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को टेलीफोन। तोतरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का अहम उमूर पर करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म की तुर्क सदर को 9 जनवरी को जनीवा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। सैलाब मुतासरीन के लिए भरपूर इमदाद की फराहमी पर तुर्क अवाम और हुकूमत का इजहार तशक्कुर। साबिक स्पीकर असद कैसर की सरबराही में पीटीआई की नुमाइंदा वफ्द की पार्लियामेंट हाउस आमद। स्पीकर कौमी असम्बली ने वफ्द का खैर मकदम किया। पीटीआई के नुमाइंदा वफ्द की राजा परवेज अशरफ से मुलाकात जारी। मुलाकात में पीटीआई के कौमी असम्बली से इस्तीफों के मामले पर तबादला ख्याल। इम्पोर्टेड टोले और फॉरेन एजेंट को पार्लियामेंट से उठाकर बाहर फेंक दिया। पीटीआई वाले बहाना न बनाए, इस्तीफे दें। फॉरेन एजेंट और चोर ने तरक्की करते खुशहाल मुल्क को अंधेरों में धकेल दिया। मुल्क में तारीखी महंगाई और बेरोजगारी की गई। मुल्क की मफादात बेचे, कश्मीर का सौदा किया और इदारों की तज़हीक की। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। इमरान खान का खेल खत्म हो चुका। ये बैकडोर से एक बार फिर वजीर आजम बनना चाहता है। इस शख्स की गैर आईनी ख्वाहिश पूरी नहीं होने देंगे। इमरान न्याजी को खदशा है कि मुकर्रर मुद्दत पर इलेक्शन होने से इसको सहूलतकार नहीं मिलेंगे। इसी तकलीफ में झूठ, नफरत और तकसीम की सियासत कर रहा है। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी। पाकिस्तान रेलवे का कल से मलकवाल बरास्ता पिंड दादर खान शटल ट्रेन सर्विस शुरू करने का ऐलान। शटल ट्रेन इकोनॉमी क्लास की 4 बोगियों पर मुश्तमिल, दिन में 3 मरतबा चलेगी। ग्रीन लाइन सर्विस तमाम तर सहूलियात के साथ आइंदा माह से शुरू की जाएगी। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सदारत में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। पाक फौज के पेशावराना और तंजीमी उमूर का तफसीली जायजा। अवामी तवक्कुआत के मुताबिक बिला तफरीक हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने अवामी मफाद में 3 बिलों की मंजूरी दे दी। गवर्नर ने खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूनिवर्सिटी लाहौर बिल, होली कुरान प्रिंटिंग एंड रिकॉर्डिंग तरमीमी बिल और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात तरमीमी बिल 2022 की भी मंजूरी दे दी। 2022 पाकिस्तान के खारिजा ताल्लुकात के हवाले से अहम रहा है। अक्टूबर में मुल्क फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकाला। यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान का दौरा किया। तमाम दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते के मफाद में है। तर्जमान दफ्तर खारिजा मुमताज ज़हरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग। बीजेपी की हिंदी को मुल्क की कौमी जबान बनाने की मुहिम। जनूबी और मशरकी रियासतें हिंदुत्वा हुकूमत के सकाफती तसल्लुत के खिलाफ सरापा एहतजाज। बीजेपी कौम परस्ती को मजहब और जबान से मिला रही है। बीजेपी ऐसे ही अपनी मंतक पर रही तो भारत जल्द टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बरतानवी जरीदे दी गार्डियन ने भारतीय नाम नेहाद इत्तेहाद की असलियत अयां कर दी। भारतीय फ्रॉडिये अमरीकी शहरियों के 10 अरब डॉलर रे उड़े। भारत के कॉल सेंटर इंडस्ट्री के साए में ये फ्रॉड किया गया। अमरीकी खुफिया एजेंसी FBI के खुफिया ऑपरेशन के नतीजे में मुनज़्ज़म फ्रॉड बेनकाब। मिशन की मॉनिटरिंग नई दिल्ली में मौजूद अमरीकी सिफारत खाने से की गई। भारत इससे पहले भी ऐसे मकरूह धंधों की सरकारी पुश्तपनाही में मुलव्वस रहा है। पाकिस्तान में बारिश का सबब बनने वाली हवाएं दाखिल। तुर्बत, पंजगोर और दालबंदी में बारिश। कोयटा, चमन, ज़ियारत, सिब्बी, जोब, हरनाई, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला, नसीराबाद और कलात में भी बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी और बालाई पंजाब में भी बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात।
अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। और मैं हूं नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ते हैं तफसील की जानिब। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुशीर कमर ज़मान कायरा ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है। मुलाकात में वजारत उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को टेलीफोन किया और 9 जनवरी को जिनीवा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन के लिए भरपूर इमदाद की फ्राहमी पर तुर्क अवाम और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि सैलाब मुतासर इलाकों की तामीर नौ में आलमी बिरादरी का ताउन अहमियत का हामिल है। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी तबादला ख्याल किया और अहम अमूर पर कभी भी रवाबित में रहने पर भी इत्तेफाक किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू की और उन्हें आइंदा साल 9 जनवरी को जनीवा में मुनक्किद होने वाली बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली और तामीर नौ का मंसूबा पेश किया जाएगा। शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा ने पाकिस्तान में मौसमियाती सैलाब के बाद तामीर नौ और बहाली के इक़दामात को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान बहरीन के साथ अपने दोस्ताना और तारीखी ताल्लुकात को अहमियत देता है। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ फोरम्स पर दोनों ममालिक के दरमियान करीबी ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा ने कहा कि बहरीन की क़यादत पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद गहरा और वसी करना चाहती है। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राबता बरकरार रखने और बाहिमी दिलचस्पी के तमाम अमूर पर मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया। और नाज़रीन, वफाकी काबीना ने दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की शदीद मसम्मत करते हुए इस अज़्म का इरादा किया है कि अमन व अमान की सूरत हाल पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और शरपसंद अनासर से रियासती ताकत के साथ कुचल दिया जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात में शहीद होने वालों के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। काबीना ने दहशतगर्दी के खिलाफ मुसलसल जद्दोजहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। इजलास में पावर डिवीजन की जानिब से पेश किए गए मुजव्वज़ा तवानाई बचत प्लान पर तफसीली गौर हुआ। शुरका को इस मंसूबे पर स्टेक होल्डर्स के साथ अब तक होने वाली मुशावरत के बारे में भी आगाह किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तवानाई बचत प्लान के निफाज के लिए चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमतों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत का अमल जल्द मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा कि बहैसियत कौम हमें तवानाई से मुतालिक किफ़ायत शुमारी अपनाने और अपने अतवार बदलने की ज़रूरत है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि ईंधन की मद में इम्पोर्ट बिल में कमी के लिए तवानाई बचत प्लान पर अमल दरामद और मुतबादिल तवानाई का इस्तेमाल नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म ने वज़ारत तवानाई को हिदायत की कि मुल्क में विंड पावर की इस्तेदाद के हवाले से तफसीली रिपोर्ट पेश की जाए। काबीना ने सरकारी दफातर में बिजली की खपत को 30% कम करने के हवाले से कमेटी तश्कील देने का भी फैसला किया है। इजलास को बताया गया कि वजारत इत्तलात और नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन अथॉरिटी ने तवानाई बचत के हवाले से आगाही मुहिम भी तैयार कर ली है। विफाकी काबीना को वजारत सनअत व पैदावार की जानिब से इलेक्ट्रिक बाइक के इस्तेमाल को फरोग देने से मुतालिक इकदामात पर भी ब्रीफिंग दी गई। काबीना को बताया गया कि पाकिस्तान में 22 कंपनीज को इलेक्ट्रिक बाइक्स बनाने के लाइसेंसेस जारी किए जा चुके हैं। मुल्क में पेट्रोल से चलने वाली मोटरसाइकिलों को मरहलावार इलेक्ट्रिक बाइक से तब्दील किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि इलेक्ट्रिक बाइक्स के हवाले से तफसीली प्लान इक्तिसादी राब्ता कमेटी में पेश किया जाए। इजलास में काबीना कमेटी बराए सोयाबीन की रिपोर्ट की हतमी मंजूरी भी दी गई। काबीना ने मुल्क भर में कायम खुसूसी इक्तिसादी जोन में सरमायाकारों को वन विंडो ऑपरेशन सहूलियात की फराहमी के लिए वन स्टॉप सर्विस एक्ट की भी उसूली मंजूरी दी। विफाकी काबीना ने पंजाब हुकूमत की जानिब से रुकने कौमी असम्बली चौधरी मोहम्मद अशरफ को 53 साल पुराने केस में गिरफ्तार करने पर अफसोस का इजहार करते हुए वाक़े की शदीद मसम्मत की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सिगरेट साजी के शोबे में स्मगलिंग और टैक्स चोरी की फौरी रोकथाम की हिदायत की है। मुल्क में तंबाकू की गैर कानूनी नकलो हमल और टैक्स चोरी के रुझान को खत्म करने के हवाले से इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने FBI को हिदायत की कि वो एक जामे हिकमत अमली के तहत टैक्स वसूली के निज़ाम को बेहतर बनाए ताकि तंबाकू नोशी के शोबे में टैक्स चोरी का मुकम्मल खात्मा हो सके। इजलास को बताया गया कि सिगरेट के बेशतर कारखानों में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाया गया है, जिसके नतीजे में तंबाकू के शोबे में टैक्स वसूली में बेहतरी आई है। जुलाई से दिसंबर तक इस सेक्टर में 83 अरब 50 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली हुई है, जो गुज़िश्ता साल इसी अरसे की निस्बत 26% ज्यादा है।
वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इम्पोर्टेड टोले और फॉरेन एजेंट को पार्लियामेंट से उठाकर बाहर फेंक दिया। पीटीआई वाले बहाना न बनाएं, इस्तीफा दें। एक बयान में उन्होंने कहा कि फॉरेन एजेंट चोर मुल्क की तारीख का बदतरीन और नाकाम तरीन तजुर्बा था, जिसने तरक्की करते खुशहाल मुल्क को अंधेरों में धकेल दिया। सियासी बेरोजगारों, नालायक और फॉरेन एजेंट्स की सिलेक्टेड हुकूमत 2018 से 2022 अप्रैल तक मुसल्लत रही। फॉरेन एजेंट ने मुल्क में तारीखी महंगाई और बेरोजगारी की और मुल्की मफादात बेचे, कश्मीर का सौदा किया, इधारों की तज़ीक की, शोहदा के खिलाफ गलीज मुहिम चलाई गई। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि आवाम को लगने वाला हर जख्म और तकलीफ फॉरेन एजेंट की वजह से है। मरियम औरंगजेब ने पीटीआई क़यादत को मुखातिब करते हुए कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कराने में उन्हें क्या तकलीफ है। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि तब्दीली हम लाए हैं, मुसलसल तीसरी पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी और आम इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान चाहता है कि बैकडोर से एक बार फिर वजीर आजम बन जाए, इसकी गैरानी ख्वाहिश पूरी नहीं होने देंगे। कहानी ख़त्म हो गया है। जो इमरान खान साहब है जो या जो भी उनके साथी हैं, अगर वो जमहूरियत के साथ नहीं देंगे, अगर वो जमहूरियत की तरक्की के साथ नहीं देंगे और उनका इलेक्शन का बयानिया ये होगा कि फ़ौज मेरा मदद करे, इस किस्म का जो सियासी बयानिया है जमहूरियत के ख़िलाफ़ होता है, वो आमराना सोच होता है, गैर जमहूरी सोच होता है। और पाकिस्तान के अवाम को जब भी मौका मिला है, इन्होंने गैर जमहूरी क़ुव्वतों को, सिलेक्टेड क़ुव्वतों को शिकस्त दिलवाया है और जमहूरी क़ुव्वतों को मुंतखब करवाया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इमरान खान का खेल खत्म हो चुका, इक्तदार की हवस में ये शख्स तमाम हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। अगर इलेक्शंस टाइम पे होंगे तो फिर इमरान का सहूलतकार किसी भी इदारा में नहीं रहेगा और उसका इस बात की बहुत परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से वो झूठ की सियासत, नफ़रत की सियासत, तकसीम की सियासत, गिराव जलाओ की सियासत, झूठे इल्ज़ामात की सियासत, हर किस्म का हथकंडा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हैं कि वो पार्लियामान का टर्म जमहूरियत का तरक्की को रोके। वो चाहता है कि इसका ज़िद पूरा हो, आवाम के मसाइल हल ना हो। और वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि तरक्की पजीर ममालिक ने COP27 में मौसमियाती आफात के मुतासरीन की मदद के लिए ज़िया और नुकसान फ़ंड के क़याम के ज़रिए तारीख रकम की है। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में कुदरती आफात के बायस तबाहकारियों के मसले से निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। अरब न्यूज़ को इंटरव्यू के दौरान वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों के असबाब के हवाले से मुख्तलिफ नुक्ताए नज़र हैं। G77 का एजेंडा बिल्कुल वही है और हम तरक्की पजीर दुनिया की उमंगों की नुमाइंदगी करते हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की वबा और यूक्रेन की जंग समेत दीगर अवामिल के नतीजे में हम पायदार तरक्याती अहदाफ पर ज़रूरी पेशरफ नहीं कर सके। अगर हम इस मकसद को हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए इस्लाहाती एजेंडे की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि आज लाड़काना के चंदका हस्पताल में ट्रॉमा एमरजेंसी सेंटर का इफ्तिताह किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अव्वलीन तरजीह है। ट्रॉमा सेंटर में शहरियों के लिए मयारी तिब्बी सहूलियात मुफ्त फराहम की जाएंगी। उधर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शाहकोट में ट्रॉमा सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। 15 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाला ट्रॉमा सेंटर 22 बेड्स पर मुश्तमिल है। ट्रॉमा सेंटर जल्द आवाम को तिब्बी सहूलियात की अमली तौर पर फराहमी शुरू कर देगा। इससे पहले THQ शाहकोट में सहूलियात की अदम दस्तयाबी के बायस मुख्तलिफ हादिसात में मरीजों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद फैसलाबाद एलाइड हस्पताल रेफर करना पड़ता था, ताहम अब तमाम मरीजों का इलाज शाहकोट ट्रॉमा सेंटर में मुमकिन हो सकेगा। पाकिस्तान रेलवे ने कल से मलकवाल बरास्ता पिंड दादन खान शटल ट्रेन सर्विस शुरू करने का फैसला किया है। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफी की सदारत में लाहौर में होने वाले इजलास में बताया गया कि शटल ट्रेन इकोनॉमी क्लास 4 बोगियों पर मुश्तमिल है और रोजाना 3 राउंड लगाएगी। इजलास में फैसला हुआ कि ग्रीन लाइन सर्विस तमाम तर सहूलियात के साथ आइंदा माह से शुरू की जाएगी। इस मौके पर वजीर रेलवे ने कहा कि ट्रैक्स की बहाली के लिए हिकमत अमली जल्द वज़ा की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिजली और फ्यूल की बचत के लिए जाम मंसूबा मुरतब किया जाए।
नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सदारत में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में रावलपिंडी में हुई, जिसमें पाक फौज की दाराजाती मामलात और पेशा उमूर का जायजा लिया गया। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के शुरका ने इस अज़म का इरादा किया कि हर तरह की दहशतगर्दी के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी और अवामी उमंगों के मुताबिक इस नासूर का खात्मा किया जाएगा। साबिक स्पीकर असद कैसर की सरबराही में PTI का नुमाइंदा वफ़द पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद पहुंच गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने वफ़द का खैर मकदम किया। PTI के नुमाइंदा वफ़द की राजा परवेज अशरफ से मुलाकात जारी है। मुलाकात में PTI के कौमी असम्बली से इस्तीफों के मामले पर तबादले ख्याल किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं पार्लियामेंट हाउस में मौजूद अपने नुमाइंदे नमूद मुस्लिम से। नमूद, आगाह कीजिएगा। जिस वक्त स्पीकर चैम्बर में जो PTI का वफ्द है उसकी मुलाकात जारी है। इस मुलाकात में जो है शाह महमूद कुरैशी ने इसको लीड करना था, लेकिन शाह महमूद कुरैशी नहीं है, तो उसके बाद असद कैसर जो है वो इस वफ्द को जो है वो उसकी सरबराही कर रहे हैं। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो अरकान यहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने यहाँ पर अपने 7 निकाती जो पॉइंट्स हैं, जो निकात हैं, वो यहाँ पर रखे हैं, जो जिनको वो मुतालबात कह रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो पहले 11 इस्तीफे मंजूर हुए उस समय दूसरे 161 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए जाएँ, जबकि जो ज़राए ये बता रहे हैं कि अंदर जो बात हुई है उसमें यही कहा गया है कि कानून और जो रूल्स कहते हैं, जो असम्बली रूल्स हैं, उसके मुताबिक ही इस्तीफे मंजूर हो गए। इस हवाले से अभी भी यहाँ पर बातचीत जारी है। स्पीकर जो कौमी असम्बली है राजा परवेज अशरफ, उन्होंने जो वफ्द है उसके आने का न सिर्फ खैर मकदम किया बल्कि उनको रिसीव किया, और अभी भी चैम्बर में वो इसी बात कर रहे हैं कि तमाम जो अरकान है वो हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है, और जो असम्बली का जो वक़ार है वो तकरीबन इन्हीं अरकान की वजह से होता है। अगर अरकान असम्बली में आए और रूल्स के मुताबिक अगर वो चलते हैं तो उनके इस्तीफे उस तरीके से मंजूर हो सकते हैं, मगर एक वफ्द की सूरत में आकर ये मुमकिन नहीं होगा। ज़राए का ये भी कहना है कि PTI की जानिब से जो बहुत जो सीनियर अरकान थे उन्होंने भी यहाँ पे आना था, लेकिन वो नहीं आ सके, जिसके बायस असद कैसर जो है साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, उन्होंने तहरीक-ए-इंसाफ के वफ्द की सरबराही की है, और कासिम खान सूरी जो कि साबिक डिप्टी स्पीकर हैं वो यहाँ पे मौजूद है। आमिर डोगर जो है वो यहाँ पे, क्योंकि वो साबिक चीफ व्हिप रह चुके हैं अपनी पार्टी के, तो वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। शुक्रिया, पार्लियामेंट हाउस से हम अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने अवामी मफाद में 3 बिलों की मंजूरी दे दी। उन्होंने खातमुन नबीयीन यूनिवर्सिटी लाहौर बिल 2022 समेत पंजाब होली कुरान प्रिंटिंग एंड रिकॉर्डिंग तरमीमी बिल 2022, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात तरमीमी बिल 2022 की मंजूरी दी। गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद ये तीनों बिल एक्ट कहलाएंगे और फौरी नाफिजुल अमल होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़ारा बलोच ने कहा है कि साल 2022 में सिफारती महाज पर सरगर्मियाँ उरूज पर थीं। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए कोशिशें की। वज़ारत खारजा में हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग देते हुए तर्जुमान ने कहा कि रवां बरस कामयाब सिफारतकारी के बायस पाकिस्तान फैटफ ग्रे लिस्ट से बाहर निकला, जबकि COP27 कॉन्फ्रेंस में मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा गया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए। दौरों से चीन, तुर्की, अमरीका, सऊदी अरब, सिंगापुर, इंडोनेशिया समेत दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए। तर्जुमान का मज़ीद ये कहना था कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 9 जनवरी को जनीवा में सैलाब और मौसमियाती तब्दीली पर मुश्तरका कॉन्फ्रेंस की सरबराही करेंगे। अहम ममालिक के सरबराहान और UN सेक्रेटरी जनरल जनीवा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बात करते हुए तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान पुरअमन हमसायगी पर यकीन रखता है। पाकिस्तान मुस्तहकम और पुरअमन अफगानिस्तान के लिए कोशां है। पाकिस्तान के वज़ीर खारजा और वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा ने मुख्तलिफ फोरम्स पर अफगान हुकाम से मुलाकातें की। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि कौमी वसाइल के मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाना है। साहिब सरवत लोग अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए माशरे की फलाह में अपना मौसर किरदार अदा करें। इस्लामाबाद में दूसरे पाकिस्तान इंटरनेशनल प्रॉपर्टी एक्सपो और कन्वेंशन की तकरीब से खिताब करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि हमें ऐसे घर बनाने हैं जो माहौल से हम आहंग हों। ज़राई अराजी को महफूज बनाने के लिए हुकूमत उमूदी तामीरात पर तवज्जो दे रही है। उन्होंने कहा कि कम आमदन अफराद को घर की फराहमी में हुकूमत को किरदार अदा करना चाहिए। बिल्डर्स एंड सेलर्स हैं, इस बात का ख्याल रखें कि एनवायरनमेंट को एक पार्ट ऑफ हाउसिंग ज़रूर बनाएं। टेम्परेचर के एतबार से कंट्रोल मिले आपको, सेविंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किस किस तरह से हो सकती है, और हाउ डू यू हैंडल योर वेस्ट वाटर फॉर एग्जांपल, हाउ डू यू हैंडल क्लीन वाटर फॉर एग्जांपल।
आपके ग्रुप्स के अंदर ऐसे ग्रुप्स भी होंगे जो मिडिल क्लास हाउसिंग को देख रहे हो. दैट इज़ अ वेरी सीरियस नीड ऑफ सोसाइटी. बट ऑफ कोर्स the government has to participate in some manner in poor class housing. You all should match the real Pakistan also. वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि हुकूमत कारोबारी औकात से मुताल्लिक हतमी फैसला ताजिर बिरादरी और मुतल्लिका स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद करेगी. इस्लामाबाद में ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के नुमाइंदों के साथ मुशावरती इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर ईंधन की कीमतों में इजाफे की वजह से मईशत के लिए मुश्किलात पैदा हुई हैं. पेट्रोलियम मसनूआत की मद में हमारा इम्पोर्ट बिल $80 अरब सालाना है. ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि तवानाई की बचत के हवाले से हिकमत अमली पर अमल दरामद वक्त की ज़रूरत है. हमें कुदरती और मुतबादिल तवानाई ज़राए के इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज करना होगी. चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नईम मीर और दीगर ताजिर रहनुमाओं ने कारोबारी औकात के हवाले से अपनी तजावीज़ दी. अस्सलामुअलैकुम. वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर. नाज़रीन, मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है. इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से सर्दी बढ़ चुकी है, ताहम धुंध और स्मोक में वाज़ेह कमी आई है. उधर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है. पंजाब के इलाके शेखुपुरा, पाकपतन और मज़ाफ़ाती इलाकों में हल्की बारिश से मौसम मज़ीद सर्द हो चुका है. ननकाना साहब, कमालिया, फोर्ट अब्बास, खुशाब, चीचावतनी, पीर महल और टोबा टेक सिंह के गिरदोनवाह में बारिश के बायस धुंध में कमी वाक़ हो गई है, जबकि सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है. खैबर पख्तूनख्वा के अजला लकी मरवत, बनो, करक और कोहाट, जबकि बलूचिस्तान के इलाके कोहलू, योब और मज़ाफ़ात में बारिश से मौसम सर्द हो गया है. गोटकी शहर और गिरदोनवाह में हल्की बारिश से मौसम मज़ीद सर्द हो गया है. मलका कोहसार मरी में सयाहों ने सर्द मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए डेरे डाल दिए. सयाह बड़ी तादाद में दुकानों और रेस्टोरेंट्स का रुख कर रहे हैं. ताजिर बिरादरी और सयाह मुतवक्किल बर्फबारी के लिए पुरुमीद हैं. न्यू मरी में पथरियाटा चेयर लिफ्ट केबल कार पर भी सयाहों का रश बढ़ गया है. मरी इंतजामिया बर्फबारी के दौरान हाई अलर्ट है और सयाहों को हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी के लिए काम कर रही है. और नाज़रीन, बल्तिस्तान डिवीज़न के बेशतर इलाकों में आज मौसम अबर आलूद है. स्कर्दू शहर में भी मौसम मुकम्मल तौर पर अबर आलूद है, जबकि मज़ाफ़ात की पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है. आज स्कर्दू शहर में दिन का कम से कम दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि धूप न होने की वजह से दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत भी कम होकर इस वक्त 3 डिग्री रह गया है. ख़राब मौसम के बाद आज इस्लामाबाद और स्कर्दू के माबैन फ़ज़ाई सर्विस मुअत्तल रही. बलूचिस्तान की सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मुल्क में मुतवक्किल बारिश और बर्फबारी के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया है. सूबे में बारिश और बर्फबारी के पेश नज़र मखसूस मकामात पर भारी मशीनरी, एमरजेंसी रिलीफ अशिया और रेस्क्यू वर्कर पहुँचा दिए गए हैं. महकमे मौसमियात की जानिब से मरी गलियात में भी बर्फबारी का इम्कान है, जबकि शुमाली इलाकों में भी पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश की पेशगोई की गई है. मशरकी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई वस्ती पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी के इम्कान है. कल मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश, जबकि बालाई इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर आबर आलूद रहने के अलावा गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और गिरदोनवाह में मजीद बारिश और बर्फबारी हुई. पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई सिंध के मैदानी इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहा और शदीद धुंध पड़ने की तवक्को है. गुज़श्ता 24 घंटे का मौसम मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द रहा, जबकि बलूचिस्तान, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध में बारिश हुई. सबसे ज़्यादा बारिश बलूचिस्तान, तुरबत 34, कल्लात 14, कोयटा शेख मान 14, समंगली 12, पंजगोर 10, हुज़ार 8, दालबंदीन 6, बारखान 1, पंजाब, खानीवाल, कोट अद्दू 5, डेरा गाजी खान सिटी 2, मुल्तान एयरपोर्ट 2, सिटी 1, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह 2, झंग और साहिवाल में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत
لہ -11، اسکردو -10، گوپس استور -9، ہنزا -6، کالام گلگت -5، معلم جبہ -4، پارا چنار، دید اور بگروٹ میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور ناظرین اب رخ کرتے ہیں صوبائی دارالحکومت لاہور کا، جہاں کی موسم کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ پی ٹی وی نیوز نوید حیات۔ نوید، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں؟ جی، صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت پنجاب کے دیگر اضلاع میں جو موسم سرما ہے اس کی پہلی بارش کے بعد شہر کا جو موسم ہے وہ انتہائی خوشگوار ہو گیا ہے، کیونکہ گزشتہ راز جو دھند تھی اس کی شدت میں کافی جو ہے وہ کمی دیکھی گئی ہے، کیونکہ صبح سویرے سے ہی بادل چھائے رہے اور شہر لاہور میں ہلکی بارش کے باعث جو ہے اس وقت شہر کا موسم مزید جو ہے وہ خوشگوار ہو گیا اور سردی کی شدت میں جو ہے اضافہ دکھائی دے رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر بھر میں جو ہے ہلکی بارش کا سلسلہ یوں ہی برقرار رہے گا اور شہر میں جو درجہ حرارت ہے وہ زیادہ سے زیادہ 12 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ کم سے کم جو ہے 9 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 84% تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ گزشتہ روز جو ہے دھند میں کافی شدت تھی، جس کی وجہ سے شہر میں مختلف مقامات پہ جو ٹریفک ہے اس میں کافی خلل دیکھنے میں آیا، تاہم آج جو ہے شہر کا موسم کافی خوشگوار ہو چکا ہے اور دھند کی شدت میں جو ہے واضح کمی نظر آئی ہے۔ دھند کی شدت میں واضح کمی آئی ہے۔ نوید حیات، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ نے ملاحظہ کی، اب آپ کو واپس یہ چلیں گے مین ڈیسک کی جانب۔ بہت شکریہ قدیر آپ کا۔ موسم کی صورتحال ناظرین آپ جان چکے ہیں، اب بلٹن میں کچھ اور خبریں شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ بی جے پی ہندی کو ملک کی قومی زبان بنانے کی مہم پر گامزن۔ دی گارڈین نے نام نہاد بھارتی جمہوریت اور اتحاد کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ برطانوی جریدے کے مطابق بھارت کی جنوب اور مشرقی ریاستوں میں تامل ناڈو، کیرلا، کرناٹک اور مغربی بنگال کے شہری بی جے پی کی پالیسیز اور اس کے ہندی سامراج کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ بی جے پی ہندوتوا نظریے کے بانی ساورکر کا ہندی ہندو ہندوستان کا نظریہ مسلط کر کے قوم پرستی کو مذہب اور زبان سے ملا رہی ہے۔ اس اقدام پر بھارتی ریاستوں کی جانب سے سخت مزاحمت کی جا رہی ہے۔ دی گارڈین کا کہنا ہے کہ بی جے پی ایسے ہی اپنی منطق پر رہی تو بھارت جلد ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اور یہی نہیں، بھارتی فراڈی امریکی شہریوں سے $10 ارب ہتھیا کر لے اڑے۔ امریکی خفیہ ایجنسی ایف بی آئی نے بھارتی ٹھگوں کا منظم فراڈ ایک خفیہ آپریشن کے ذریعے بے نقاب کر دیا۔ بھارتی نجی چینل کے مطابق اس مشن کی مانیٹرنگ نئی دہلی میں موجود امریکی سفارت خانے سے کی گئی۔ بھارتی ٹیلی کام اور سائبر کرائم کا سرکاری عملہ مبینہ طور پر ملی بھگت سے ان فراڈیوں کو تحفظ فراہم کرتا رہا۔ بھارت اس سے پہلے بھی ایسے مکروہ دھندوں کی سرکاری پشت پناہی کرتا آیا ہے جس سے دنیا کے مختلف ممالک کو اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ آگے بڑے ناظرین اور آپ کو بتائیں کہ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے ضلع جموں میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں گزشتہ روز 4 کشمیری نوجوانوں کے قتل کی شدید مذمت کی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی نوجوانوں کو گزشتہ روز گاڑی سے نکال کر بہیمانہ طور پر قتل کر دیا گیا تھا۔ ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی کے ترجمان ایڈوکیٹ ارشد اقبال نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں 4 کشمیری نوجوانوں کی شہادت کو بھارتی ریاست دہشت گردی کی بدترین مثال قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ واقعہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں کے جعلی مقابلوں کی نہ ختم ہونے والی تاریخ میں ایک اور اضافہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بڑے خوشگوار ماحول میں ان سے بات چیت ہوئی۔ انہوں نے اپنا موقف جو ہے وہ میرے سامنے رکھا۔ بنیادی طور پر وہ استعفوں کے بارے میں بات تھی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ان کے 127 لوگوں نے استعفے جو ہیں وہ دے دیے تھے اور ان کے استعفے منظور کیے جائیں۔ تو پھر میں نے جو ہے ایز اے اسپیکر ان سے کہا کہ بالکل استعفے دینا جو ہے وہ ہر ممبر کا اپنا ذاتی ایک فعل ہے، ایک حق ہے اس کا، لیکن اس کے لیے کچھ قواعد و ضوابط ہیں اور کچھ آئینی جو ہے وہ حدود ہیں
जिनको सामने रख कर ही इस्तीफ़ा मंजूर किया जा सकता है। सबसे पहली आर्टिकल 64 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की शिक में यह है कि इस्तीफ़ा जो है वो हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए। इस्तीफ़ा देने वाला मेंबर जो है वो अपने हाथ से इस्तीफ़ा लिखेगा, इन हिज हैंड राइटिंग। और उसके बाद वो जब इस्तीफ़ा, फिर रूल्स ये कहते हैं, रूल में ये है कि वो जिस वक्त इस्तीफ़ा स्पीकर के पास आता है तो स्पीकर उस मेंबर को बुलाएगा और बिल्कुल प्राइवेसी में, कॉन्फिडेंस में उनसे ये बात करेगा कि क्या आपने ये इस्तीफ़ा खुद लिखा है, ये आपकी हैंड राइटिंग है, और क्या आप जो है आप पर कोई दबाव, कोई प्रेशर, कोई ऐसा मामला तो नहीं है। और अगर स्पीकर को ये महसूस हो या उसके पास कोई इंफॉर्मेशन हो कि ये आ तो मेरे पास गए हैं लेकिन बहालत मजबूरी आए हैं और दरअसल ये इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते, तो स्पीकर पे लाजम है कि वो उसका इस्तीफ़ा कबूल ना करें। लेकिन अगर स्पीकर को ये सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि जो मेंबर है वो उनके सामने जो बात कर रहे हैं वो हकीकत पर है, वो और अपनी मर्ज़ी से इस्तीफ़ा देना चाहते हैं, तो उनका इस्तीफ़ा मंजूर किया जाना चाहिए। ये एक तरीक़ाकार है। फिर उनका इस्तीफ़ा जो है वो इलेक्शन कमीशन को स्पीकर भेज देगा। अब यहाँ आज उन्होंने फरमाया कि 127 लोगों ने जो है वो इस्तीफ़े दिए थे, तो आप एन ब्लॉक 127 लोगों के इस्तीफ़े कबूल कर लें। तो फिर मैंने उनके सामने कुछ हक़ाइक़ रखे। मैंने उनको कहा कि बहुत सारे आपके दोस्त जो थे जिन्होंने इस्तीफ़े दिए, उनमें से कुछ लोग तो कोर्ट में चले गए और उन्होंने अदालत में जाकर कहा कि ये इस्तीफ़े जो हमसे लिखवाए गए थे, उस वक़्त सारी पार्टी, पार्लिमानी पार्टी बैठी हुई थी और हमें यह तासुर दिया गया था कि ये तो हम हुकूमत पे दबाव के लिए इस्तेमाल करेंगे और ये इस्तीफ़े नहीं होंगे, लिहाजा मैंने तो इस्तीफ़ा नहीं दिया। कोर्ट ने फिर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन मेंबर्स को कहा कि आप जाएं वापस स्पीकर के पास जाकर यही बात करें, और उन्होंने आकर मुझसे भी यही बात की जी कि मैंने तो इस्तीफ़ा नहीं दिया, मेरा इस्तीफ़ा मंजूर न किया जाए। इसी तरह कुछ लोगों ने लीव एप्लीकेशन भेज दी, कुछ लोग हाउस में आकर चले गए हाज़िरी लगवा कर। तो इस सारे सिनारियों में, ऐसी सूरत हाल में स्पीकर को जो फैसला करना है वो आइन और क़वायद ज़वाबित को सामने रख कर करना चाहिए था। यही बात मैंने अपने इन दोस्तों से इनसे गुजारिश की, जिसमें बड़े सीनियर लोग आए। फार्मर स्पीकर जनाब असद साहब थे, असद कैसर साहब थे, इसी तरह से डिप्टी स्पीकर साहब तशरीफ़ फरमा थे और बड़े सीनियर साथी थे उनके, पार्लियामेंटेरियंस थे सारे। तो उनके सामने मैंने रखी बात, मैंने कहा देखें कि मैं बतौर स्पीकर जो हूँ वो तो सिर्फ एक चीज़ को देखता हूँ कि आइन को और क़वायद ज़वाबित को। अब पार्टीज़ का या आपका कोई पॉलिटिकल स्टांस है, पॉलिटिकल पोजीशन पार्टीज़ लेती रहती हैं, आपने एक पॉलिटिकल पोजीशन ली है और अगर गवर्नमेंट की एक पॉलिटिकल पोजीशन है तो उसमें मैं तो चाहूँगा ये ज़ाती तौर पर, और मैंने उनको कहा कि आप आएँ, आप ईवान के अंदर आएँ, आपने जो बात करनी है वो आप ईवान के अंदर करें, यहाँ आपकी आवाज़ ज़्यादा मुवस्सर होगी। और आप खुद कह रहे हैं कि मुल्क को इस वक्त चैलेंजेस दरपेश हैं, तो उन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए इस वक्त ज़रूरत अगर किसी चीज़ की है तो वो मफाहमत की है, वो मिल बैठने की है, वो पाकिस्तान की सोच रखने और पाकिस्तान को सामने रख कर फैसले करने की है। तो मैं आपसे ये तवक्को करता हूँ कि आप सीनियर लोग हैं, एक जमात है आपकी, आप तशरीफ़ लाएँ, पार्लियामान में आए। तो बतौर स्पीकर मैं आपको ये जो है ये बिल्कुल आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपको मैं पूरा मौका दूंगा बात करने का, आप बोलें। और मैं इसलिए कहता हूँ कि पार्लियामान एक ऐसी जगह है जहाँ एक ऐसा फोरम है जहाँ सब इकट्ठे हो जा सकते हैं, सियासी मुखालफिन भी सुन रहे होते हैं, एक बोल रहा होता है। स्पीकर जो है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, उसकी नज़र में तमाम मेंबरान बराबर हैं, लेकिन सबसे अहम काम और मुश्किल काम स्पीकर के लिए ये है कि इस्तीफ़ा मंजूर करना। ये इस्तीफ़ा मंजूर करना कोई आम सी बात नहीं है, 6, 7, 8 लाख लोगों के मैंडेट की बात है।
اب وہ جو کانسٹیچوئنسیز ہیں, جو حلقے ہیں جن میں 7-8 لوگوں نے ایک ممبر چنا ہے, وہ ممبر آ کر اسمبلی میں اگر نہیں بیٹھے گا تو ان 7-8 لاکھ لوگوں کا جو مینڈیٹ ہے اس کا کیا ہوگا؟ ان کی نمائندگی کون کرے گا؟ ان کو ریپرزینٹ کون کرے گا؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جو کسی بھی اسپیکر کے سامنے ہوتے ہیں. تو میں نے آج بھی ان سے یہی کہا کہ میں تو آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ واپس آئیں, اور ان وجوہات کی بنا پر ان قانونی اور آئینی معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اب تک استعفے منظور نہیں کیے. جن لوگوں کے میں نے استعفے منظور کیے تھے, یا تو انہوں نے ٹیلی ویژن پہ جا کر بیان دیے, انہوں نے ہاؤس میں جا کر بیان دیے, یا ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے تھے, یا انہوں نے ٹویٹ کیے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اب سوچ لیا کہ یہ واقعی استعفیٰ دینا چاہتے ہیں, تو ان کے استعفے میں نے منظور کیے. ان کا خیال تھا کہ یہ استعفے شاید پک اینڈ چوز پہ ہیں, تو میں نے ان کی خدمت میں یہ گزارش کی کہ پک اینڈ چوز کے علاوہ یہ معاملہ نہیں ہے پک اینڈ چوز کا, بلکہ یہ معاملات کو سامنے رکھ کر جو ہے استعفے منظور کیے گئے. اگر کسی نے فلور آف دی ہاؤس پر تقریر کی ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں والنٹری طور پر میں اس ہاؤس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, تو اس کا استعفیٰ تو بنتا ہے, اس کو تو میں اگنور نہیں کر سکتا. یا کسی کا جو کوئی اس میں ویڈیو میں آیا ہے اور اس نے جا کر ٹویٹ بھی کر دیا ہے, جا کر اس نے ٹیلی ویژن پر کسی پروگرام میں جا کر یہ برملا اظہار کیا کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں اپنی مرضی سے, تو میں اس کا استعفیٰ میں نے قبول کیا ہے. لیکن میں ایک دفعہ پھر اپنے تمام دوستوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ بطور اسپیکر جو ہے میں سب کے لیے سانجا ہوں. بینگ کسٹوڈین آف دی ہاؤس جو ہے میرا کوئی پسند ناپسند نہیں ہے, لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا ہر جماعت کو کہ اس وقت ملک کو مفاہمت کی ضرورت ہے. اس وقت ملک کو ایسے حالات کی ضرورت ہے جن میں ایسے حالات پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اتنے اچھے حالات پیدا کرنے کی ضرورت ہے, حالات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے جس سے ہم مشکلات سے باہر آ سکیں. اور یہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ نہ کسی کی ذاتی انا ہونی چاہیے, نہ کوئی ذاتی ضد ہونی چاہیے, بلکہ اپنی ذات سے بالا تر ہو کر, اپنی سیاست سے بالا تر ہو کر ہمیں پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے, اس کی فکر کرنی چاہیے. اور وہ جو دانشگاہ ہے نا جہاں ہم بیٹھ سکتے ہیں وہ پارلیمان ہے. یہ 22 کروڑ لوگوں کی دانشگاہ ہے, 22 کروڑ عوام کی جذبات کی اور احساسات کی یہ امین ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو باتیں جب یہ کی تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں دوبارہ تمام ممبران کو خط لکھ دیتا ہوں, وہ آئیں میرے سامنے آ کر وہ اپنا موقف بیان کریں. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمام ممبران ایک دفعہ کوئی پارٹی لے کر آئے اور سب کو بٹھا کر کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کرے, تو اس کو میں دباؤ سمجھتا ہوں. کیونکہ ان کے اپنے پارٹی کے لوگوں نے جب فون کر کے کہا, جب حاضریاں لگوا لیں, جب چھٹی کی درخواستیں دے دیں, جب وہ کورٹ میں چلے گئے, تو پھر میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ این بلاک کسی کے استعفے منظور کروں. نہ اس کی آئین اجازت دیتا ہے, نہ اس کی اسمبلی کے قواعد و ضوابط اجازت دیتے ہیں. تو جب میں نے ان سے کہا کہ میں دوبارہ خط لکھ دوں, تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی پارٹی سے مشورہ کر کے پھر آپ سے بات کریں گے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنا کردار ادا کریں بطور اسپیکر کے, اور ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ الیکشن جلد ہو جانے چاہیے. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کا ایک پولیٹیکل جو ہے وہ سٹانس ہے, ہر جماعت کا کو حق ہے کو اپنا پولیٹیکل جو ہے وہ سٹانس بنائے, اس پہ آپ حق بجانب ہیں یا نہیں ہیں میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ پولیٹیکل فیصلے ہیں. آپ یہ بھی تبھی کچھ اس پہ باتیں کریں گے جب آپ ہاؤس میں آئیں گے, تو جب آپ ایک دوسرے سے ملیں گے. اگر آپ ایک دوسرے کے نزدیک ہی نہیں آئیں گے, ڈائیلاگ ہی نہیں کھولیں گے, تو معاملات کیسے حل ہوں گے؟ تو میں اب بھی یہی کہتا ہوں بطور کسٹوڈین آف دی ہاؤس, بطور اسپیکر, کہ ملک کو مفاہمت اور بھائی چارے کی ضرورت ہے. سیاست جو ہے یہ پیٹی پالیٹکس جو ہے یہ ملکی مفادات سے بالا تر نہیں رکھنی چاہیے. نہ کسی کی انا, نہ کسی کی ضد, ملک سے اور ملک کے مفادات سے بالا تر ہونی چاہیے. یہ ہم سب کا ملک ہے, کوئی اپوزیشن میں ہے, کوئی حکومت میں ہے, کوئی کس جماعت میں ہے, کوئی کس جماعت میں ہے, لیکن یہ ملک 22 کروڑ لوگوں کا ہے.
اس کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کی مشکلات کم کرنے کے لیے اس وقت کی اہم ترین ضرورت صرف ایک ہے کہ ہم مفاہمت کریں اور ہم پارلیمان میں آ کر ہر مسئلے پہ ڈسکس کریں، ہر مسئلے پہ بحث کریں، ہر مسئلے میں وہ کیا چاہتا ہے، میں کیا چاہتا ہوں، اگر میں ممبر ہوں تو مجھے پارلیمان میں آ کر اس کا کوئی حل دینا چاہیے۔ پاکستان مشکلات سے کیسے باہر نکلے گا؟ آج جو ہے نا سیاست یہ ہونی چاہیے کہ ہر جماعت جو ہے، خواہ وہ حکومت میں ہے یا مخالف ہے، اگر وہ اپوزیشن میں ہے تو وہ اگر اسمبلی میں بتائے کہ اس طریقے سے پاکستان کو ہم اس گرداب سے نکال سکتے ہیں، یہ ہوگی صحیح پازیٹیو پالیٹکس۔ اور اسی کے لیے میری خواہش بھی یہی ہے اور میری توقع بھی یہ ہے کہ تمام جماعتیں ملکی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس وقت بہت سنجیدگی کے ساتھ مفاہمت کی طرف دیکھیں گے، مخاصمت کی طرف نہیں۔ بہت شکریہ۔ کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے ارکان سے خوشگوار ملاقات رہی ہے۔ پی ٹی آئی کا یہ خیال ہے کہ ان کے 127 لوگوں نے استعفے دیے ہیں جسے منظور کیا جانا چاہیے۔ میرے مطابق اس کے لیے کچھ قواعد و ضوابط ہیں اور آئینی حدود ہیں جن کا خیال رکھا جانا از حد ضروری ہے۔ آئین کی شک میں ہے کہ استعفا دینے والا استعفا اپنے ہاتھ سے لکھے اور رولز کے مطابق۔ سیاست میں مکالمہ ہوتا ہے، آرگومنٹ ہوتا ہے، بیٹھ کے بات چیت ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے ماحول میں بات ہوئی اور انہوں نے میری باتیں سنی، میں نے ان کی باتیں سنی اور بڑے عزت اور وقار کے ساتھ۔ اور میں یقیناً جب انہوں نے کہا کہ وہ اپنی جماعت سے مشورہ کریں گے تو میں تو حاضر ہوں۔ وہ ایک غلط تاثر ایک میرے عزیز نے دے دیا کہ میں جب وہ آتے ہیں تو میں بھاگ جاتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ لفظوں کا چناؤ شاید ان سے غلط ہو گیا، ویسے تو بڑا اچھے آدمی ہیں، میں بھی ان کا احترام کرتا ہوں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں موجود ہوں یہاں پر، جو بھی جماعت آ کر مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے، کسی مسئلے پہ بات کرنا چاہتی ہے، میں تیار ہوں، ہر وقت تیار ہوں، اور میری خواہش ہے کہ یہ پارلیمان کی عزت اور توقیر میں اضافہ ہو اور اسی پہ ہم نے کام کرنا ہے۔ یہ دیکھیں میں نے پہلے بھی بہت دفعہ اسی بات کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہے۔ پاکستان کی استحکام، پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ اسپیکر صاحب، یہ جو لوگ آج آپ کو ملے ہیں انہوں نے ایک طرح کی تصدیق کرا دی ہے، اب ان کے استعفے تو ایکسیپٹ ہونا بنتے نہیں ہیں۔ نہیں، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں بار بار جو آپ کو بات بتا رہا ہوں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ویسے کہ میں استعفیٰ دینا آیا ہوں اور میرا استعفیٰ آپ منظور کر لیں۔ دوسرا ایک بات یہ ہے کہ آپ یہاں 100 آدمی ہیں، 100 اکٹھے آپ آتے ہیں، آپ پر ایک دوسرے کا دباؤ ہوتا ہے۔ جب میں نے آپ سے بات پوچھنی ہے تو پھر آپ نے علیحدہ ہونا ہے، علیحدہ مطلب انڈیویجولی، انفرادی طور پر مجھ سے مل کر بات کرنی ہے۔ اور جو سب سے عام بات ہے وہ میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر یہ کہتے ہیں 127 بندے جو ہیں ان کا آپ استعفیٰ قبول کر لیں، کیا ان کو پتہ ہے کہ 127 میں سے کتنے بندے جو ہیں وہ کورٹ میں چلے گئے ہیں؟ کتنے بندوں نے ڈینائی کر دیا ہے کہ ہم نے استعفیٰ نہیں دیا؟ کتنوں نے آ کر حاضری لگا لی ہے؟ کتنوں نے چھٹی کی درخواست بھیج دی ہے؟ تو 127 کہاں ہیں پھر؟ ایک ایسے کر لیتے ہیں کہ ایک اس طرف سے لے لیتے ہیں، ایک اس طرف سے لے لیتے ہیں، ادھر سے ایک سوال لے لیجیے۔ جی اسپیکر صاحب، ابھی پریس کانفرنس کی ہے باہر جا کے جو وقت آپ سے ملا تھا، اور انہوں نے آپ کے اوپر الزام لگا دیا کہ آپ متعصب ہیں، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ تو بڑا عجیب الزام ہے۔ اچھا، میں یہاں تو انہوں نے میری بہت تعریف کی، میرے پورا سٹاف موجود تھا اور میں ان کا شکریہ ادا کرنے جا رہا تھا، ڈپٹی اسپیکر صاحب بھی موجود تھے، تو میں تو ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا۔ وہ میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں، وہ میرے پاس تشریف لائے تھے اور وہ میرے کلیگ رہے ہیں، آئندہ بھی کلیگ ہوتے ہیں، اور ہمیں ایک دوسرے کی عزت اور وقار کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس طرح پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ جو ہے نا، یہ ماحول کو پورا گندہ کر دیتی ہے، اس سے مسائل کا حل نہیں نکلتا، مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں سمجھ کہ ایسی کسی نے بات کی ہو، نہ مجھے یقین آ رہا ہے۔ وہ تو بہت خوبصورت انہوں نے باتیں کی یہاں پر بھی، اور بڑے رکھ رکھاؤ والی، بڑے عزت وقار والی، تو میں ان کا مشکور ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے اور میں ان کی بات کی۔ آپ بطور کسٹوڈین یہ آپ کی ذمہ داری بھی ہے، یہ بتائیے گا سر کہ ایک انٹرم مدت کے لیے ایک ٹیکنوکریٹ حکومت کی قیام کی بات کی جا رہی ہے، اس کی کوئی آئین میں کوئی گنجائش ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرے علم میں تو نہیں ایسی کوئی بات، کیا ایسی کوئی میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے علم میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ارکان تھے ان کے مکمل آئین اور قانون اور پارلیمان کے جو رولز ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے ان کے استعفے منظور کیے گئے تھے، جو 11 پہلے تھے۔
इस पे आप क्या कहेंगे? फुल्ली आप कॉन्फिडेंस है कि वो 11 के 11 टोटली आइन और रूल्स के मुताबिक उनके? देखिए, मैं जिस वक्त मैं इस्तीफे मंजूर करता हूँ तो आइन और कानून को ही सामने रख कर करता हूँ, और उसमें दूसरी तो कोई और फैक्टर नहीं होता। मैंने आज भी यही बात हो रही है अपने दोस्तों के सामने भी कि अगर आप चाहते हैं तो मैं दोबारा ख़त लिख दूँ और वो आपके मेंबरान इनफरादी तौर पर आए मेरे सामने, और फिर वो उनके देखें, पहली बात वो है कि वो मेरे सामने आकर इस चीज़ को वाज़िया तौर पर मुझे साबित करेंगे पर ये वॉलंटरी उन्होंने एक्ट किया है और उन पर कोई दबाव या प्रेशर नहीं। नहीं, मैंने ट्विटर की बात नहीं की, वो उन्होंने स्पीकर के सामने आना है। नहीं, जो आपने कहा कि मीडिया के जरिए जो है मैंने उनके इस्तीफे मंजूर नहीं, वो इसलिए किए थे कि उन्होंने देखें ना, अब वो एक मेंबर था, उसने तो कोई आधा पौना घंटा तकरीर की पार्लियामान में, दूसरे ने भी की पार्लियामान में, वो तो तकरीर मेरे पास मौजूद है। साहब को मंजूर नहीं हुआ, उन्होंने भी कहा था कि हम सब इस्तीफे दे रहे हैं। नहीं, वो आप सब की बात नहीं कर सकते, आप इंडिविजुअल की बात कर सकते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। अगर कुरैशी साहब को मैं ख़त लिखता हूँ वो आ जाते। मुझे ये बताएं कि जब मैंने तमाम मेंबरान को ख़त लिखा तो ना आने की वजह क्या थी, क्यों नहीं आए? मैंने तो उनको इसीलिए बुलाया था कि वो तशरीफ़ लाएं और मेरे सामने आकर सिर्फ यही उन्होंने कहना था कि मेरे पे कोई दबाव नहीं है, मैं खुद इस्तीफ़ा दे रहा हूँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। तो इसमें फिर क्यों उनको जो है तामुल क्या था, क्यों रोका गया लोगों को? जब आप रोकते हैं किसी को तो फिर मेरा शक फिर यकीन में बदली होता है कि शायद ये मजबूरन जो है वो उन्होंने उस दिन लिखे होंगे इस्तीफे, साइक्लोस्टाइल हुए थे, और उसके बाद उनको फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी, यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, कोर्ट में जाने की क्या ज़रूरत थी? तो फिर मैं बतौर कस्टोडियन जो है वो मैं देखें, दूसरा 11 इस्तीफ़ों को मंजूर करने को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तस्लीम किया है, उस पर बड़ी डिटेल्ड बहस हुई है इस पर, आपको इल्म है इस बात का, और उन्होंने कहा है कि ये ठीक इस्तीफे जो है ना वो मंजूर किए गए हैं। हम कोई काम भी आइन और कानून के जो है वो तहत ही करते हैं, उसके अलावा नहीं करते। जी साहब, ये फरमाइए कि एक हाँ जी। स्पीकर साहब ये बताएगा कि इससे पहले जो स्पीकर थे उन्होंने इस्तीफे मंजूर किए, उसके बाद नोटिफाई हुए, जब आप आए तो आपने उसको दोबारा उसको नामंजूर किया और कुछ और इस्तीफे मंजूर किए। पहले दो जो स्पीकर साहिबान हैं उन्होंने अलग अलग आर्डर जो है वो किए, जिसकी वजह से मामला अदालत भी जाना पड़ा। इससे क्या ऐवान जो है वो कमजोर नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें आप इसको पता नहीं किस एंगल से देख रहे हैं। बुनियादी तौर पर यह है कि जब आप कोई इस्तीफ़ा मंजूर करते हैं तो उसके क़वाइद और ज़वाबित के तहत ही उसको एक्सेप्ट करते हैं, और आपको वो सारे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। वो मैं समझता हूँ कि डिप्टी स्पीकर साहब जो एक्टिंग स्पीकर थे, उन्होंने जो इस्तीफ़े एक्सेप्ट किए थे वो एक्सेप्ट करना ही गैर आइनी और गैर कानूनी था। इसीलिए फिर मैंने उनको उसके लिए ना तो उन्होंने मेंबरान को बुलाया, देखो जो बुनियादी शर्त है, बुनियादी शर्त है कि वो हर इंडिविजुअल को, ऐसे नहीं हो सकता कि एक जमात जो है वो खड़ी होके एक बंदा या लीडर खड़ा होके कहे कि मेरी सारी जमात जो है वो मुस्ताफ़ी हो गई है। हर बंदे के पास 6-6, 7-7 लाख लोगों का मैंडेट है। आप उनको मतलब है उन 7 लोगों के मैंडेट को सिर्फ जुम्बिश कलम जो है वो कैसे ख़त्म कर सकते हैं? राजा साहब ये फरमाएं, आज जो 8-9 लोग आए थे इनमें से किसी एक ने भी कहा कि मैं इस्तीफा देता हूँ या ये मेरा इस्तीफा, एक मिनट पूरी कर दूँ, मैं इस्तीफा देता हूँ, मेरा इस्तीफा एक्सेप्ट कर लें? दूसरा, आपने अपने गुफ्तगू में कहा कि इनके बाद अरकान ऐसे हैं जिन्होंने आपको छुट्टी की दरख्वास्त भेजी, बाद ऐसे हैं जो आपसे इंफरादी तौर पर मिले तो इस्तीफे की मंजूरी नहीं चाहते। तो कितने लोग हैं? 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं? मैं अब आपको बताऊं कि बीइंग कस्टोडियन ऑफ द हाउस कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरी और उन ऑनरेबल मेंबरान के दरमियान होती हैं, और मुझे यकीन है कि आप इस पे नहीं इंसिस्ट करेंगे। मैं जो आपको कह रहा हूँ, मैंने आज इन दोस्तों के सामने ये बात रखी है, नाम नहीं मैं बताया, मैंने तादाद भी नहीं बताया, मैंने इनके सामने बात रखी है। कुछ चीज़ें तो ये केस जो है वो कोर्ट में गया, आपको पता है। इसी तरह बहुत सारे लोगों ने आकर जो है वो हाज़िरियाँ लगवा ली, छुट्टी की दरख्वास्तें दे दी, और मैंने वो है वो लीव एप्लीकेशन जो है उनकी पढ़ दी, एक्सेप्ट कर ली। तो फिर ये
ये सब बातें, ये फैक्टर इस बात को तकवीत देते हैं कि भाई मैं उनको इंडिविजुअली मिलूं। और जब ये लोग कहते हैं कि नहीं इंडिविजुअली आप नहीं मिलेंगे, आप सबको इकट्ठे मिलेंगे, तो मेरा शक जो है फिर वो यकीन में बदल जाता है, मेरे लिए और मुश्किलात हो जाती हैं कि मैं एक्सेप्ट करूं। सर ये जो सवाल का पहला हिस्सा था उसके हवाले से बता दें कि इन लोगों में से किसी ने अपने इस्तीफे की बात की कि जी हम इस्तीफा देंगे? किसी ने आज तो किसी ने नहीं की। स्पीकर साहब ये बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्लियामेंट का रोल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से। अगर कोई अमेंडमेंट करनी हो कॉन्स्टिट्यूशन की या इस तरह की कोई इमरजेंसी हो तो फिर तो स्ट्रेंथ ही नहीं इतनी पार्लियामेंट की कि वो उसको लेजिस्लेशन को पास कर सके। देखें यकीनी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो नहीं हो सकती, वो तो उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, लेकिन लेजिस्लेशन जो है वो सिंपल मेजॉरिटी से होती है, वो तो हो रही है और हो सकती है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, सहाफ़ियों के सवालों के जवाबात भी दे रहे थे। उनका यह कहना था कि पीटीआई अरकान के साथ उनकी जो मुलाकात हुई है वो खुशगवार हुई है। पीटीआई का यह ख्याल है कि उनके 127 जो मेंबरान हैं उनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया जाए, लेकिन राजा परवेज अशरफ का यह कहना है कि आइन में कुछ हदूद हैं, तरीक़ाकार कवायद ज़वाबित हैं, उसके मुताबिक चलना होगा। आइन के शिक में है कि इस्तीफ़ा देने वाला इस्तीफ़ा अपने हाथ से लिखेगा। रूल्स ये कहते हैं कि जब इस्तीफ़ा स्पीकर के पास आए तो स्पीकर बुला के वेरीफाई करेगा।